हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजन आईएएस की फरवरी मंथ की मैगजीन है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस आज से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी को कंप्लीट करा दिया है। उसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। और मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश की जो आर्थिक समृद्धि है उसके लिए सबसे अच्छा मौलिक फैक्टर को बताया है। मौलिक कारक क्या है? आर्थिक राष्ट्रवाद को उन्होंने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने बता दिया है। इसीलिए आर्थिक राष्ट्रवाद की जो बात है, ये इस टर्मिनोलॉजी है वो न्यूज में रही है, सुर्खियों में रही है। आर्थिक राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें आपको जो है राष्ट्रवाद को समझना जरूरी होता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। एक प्रकार की ये विचारधारा होती है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में अगर देखें विचारधारा होती है जिसमें समाज और व्यक्ति के हित में, समाज और व्यक्ति के हित के ऊपर राष्ट्रहित को वरीयता दी जाती है, राष्ट्रहित को वरीयता होती है और जो कोई भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रहित के लिए ही होते हैं। और इस विचारधारा में तमाम जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें व्यक्ति और समाज के ऊपर राष्ट्र को प्राथमिकता दे करके उसी के अनुसार जो है वो कार्यों को संपन्न किया जाता है। ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं उनके लिए विश्वास होता है कि जो हमारी इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, परंपरा है, भाषा है, ये क्या है, संस्कृति है, ये हमारे लिए एकीकृत करने का, हमको एकीकृत करने का एक माध्यम है। और ऐसे में ये राष्ट्र की जो है यहाँ पे राष्ट्र प्रथम की अवधारणा यहाँ पे इसमें जो होती है वो कहीं ना कहीं एक सामूहिक रूप से सबल उसको देती रहती है। ऐसे में अगर हम आर्थिक रूप से बात करें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आर्थिक राष्ट्रवाद जो होता है ट्रेडिशनली एक ऐसी विचारधारा होती है, पारंपरिक रूप से एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो इकोनॉमी है, जो हमारा लेबर फोर्स है और हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन उस पर घरेलू सेक्टर का नियंत्रण होगा, इसी को आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में इसको बताया जाता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो फ्रेडरिक लिस्ट जो है उन्होंने इन्होंने सबसे पहले इसकी जो है नेशनल इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया था और इसी की शुरुआत यहाँ से इनकी मानी जाती है। इसीलिए इनको प्रतिपादक कहा जाता है, किसकी, जो है आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रवर्तक इनको फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। यूपीपीसीएस में ऐसे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में या ऐसी चीज़ों में बार बार पूछता है। मैं आपको पीवाईक्यू बता रहा हूँ, पीवाईक्यू देख करके कि ये कॉन्सेप्ट मैं हर बार बताता रहता हूँ कि जो कुछ भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो इकोनॉमी से संबंधित हैं, जो आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है, ऐसे में यूपीपीसीएस जो न्यूज़ मिलता है उस पर पूछता है। पीवाईक्यू उठाकर अगर आप देखो 8 सालों के, लगभग 10 सालों के, तो वो आपको ये हर साल ऐसे एक आध दो टर्मिनोलॉजीज पे सवाल बन जाएंगे कि इस पे इसकी खोज की, इसके प्रवर्तक इसके कौन है, ऐसे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो अगर फ्रेडरिक लिस्ट का नेशनल जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो देखा जाए तो उसमें एडम स्मिथ और जॉन बैप्टिस्ट का जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स है और कॉस्मोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है उससे सिद्धांत से अलग है। जो फ्रेडरिक लिस्ट है उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि व्यक्तिवाद और संपूर्ण मानवता के बीच में क्या होता है, राष्ट्र नामक संस्था जो होती है वो हमेशा विद्यमान होती है। राष्ट्र नामक संस्था किसके बीच में, एक व्यक्तिवाद के बीच में और दूसरी मानवता के बीच में, ठीक है। अब उन्होंने ये राष्ट्र को मध्यवर्ती संस्था माना, किसके बीच की, व्यक्तिवाद की और मानवता के बीच की मध्यवर्ती संस्था कौन से, स्टेट है। और इसी स्टेट के रूप में, स्टेट पे उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया है, ये तथ्यों की जांच की, उन्होंने बताया कि कोई भी जो राष्ट्र, स्टेट जो है, ये नेशन है, वो क्या है, समृद्धि, सभ्यता और शक्ति यानी कि पावर को, सिविलाइजेशन को और जो प्रॉस्पेरिटी को कैसे वो प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने इसके लिए बताया कि औद्योगिक विकास जो है इसका प्रमुख साधन है और इसी के थ्रू जो है ये कोई भी राष्ट्र समृद्धि को, सभ्यता को, शक्ति की पावर को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में ये अगर बताया, उन्होंने जो इस प्रकार बताया कि उन्होंने औद्योगिक विकास इंपॉर्टेंट है, उस वक्त जो है नए उद्योगों को डूबने से बचाने के लिए हमने टैरिफ लगाना वगैरह जो है, ये सब आर्थिक नीतियाँ अपनाने लगे। तो ये हमारे आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य भी बन गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो अवधारणा है ये क्या था, उस वक्त की बात थी। उस वक्त क्यों था कि उस वक्त कोई ऐसी ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था, वैश्वीकरण का दौर उस वक्त नहीं था। ऐसे में जो टैरिफ लगाना, आयात पे प्रशुल्क लगाना और अपने निर्यात को प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, इस सारी चीज़ों का जो है ये विशेष आर्थिक नीति का कारक बन गया था। और कहीं ना कहीं अगर हम
आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करते थे तो ये सारी चीज़ें जो है वो डोमेन में उभर कर सामने आती थी, प्रमुखता से उभर कर सामने आती थी। लेकिन समय बदला और वर्तमान में जो आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो जो ये राष्ट्र से है, न कि क्या है इकोनॉमिक की पॉलिसी से है कोई, ठीक है, न कि ये अभी ये पॉलिसी टैरिफ लगाना इससे संबंधित नहीं है, बल्कि जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो राष्ट्र से संबंधित है वर्तमान में। क्योंकि अब क्या है, अगर आप टैरिफ लगाओगे WTO का उल्लंघन करोगे, ठीक, अगर आप जो है ये अगर टैरिफ लगाओगे व्यापार को हतोत्साहित करोगे, ग्लोबलाइजेशन के दौर में पिछड़ जाओगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी से नहीं बल्कि राष्ट्र के सामूहिकता को लेकर के यहाँ पे वर्तमान की आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वो क्या है, ये विद्यमानता। इसमें अगर देखा जाए इसके कई रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके आधार पर आर्थिक उदारवाद बनेगा या जो संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया जाएगा, ठीक है। उदारवाद मतलब कि सभी चीज़ों को लिबरलाइज कर देना, ठीक है, और संरक्षणवाद मतलब कि हम क्या है कि अपना संरक्षणवादी नीतियों को अपनाते हैं, जैसे कि टैरिफ लगाना, ठीक है, व्यापार को जो है उसमें आयात को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, इस सब चीज़ों के लिए तमाम जो उपाय किए जाते हैं वो संरक्षणवादी नीतियों में आते हैं। जैसे अमेरिका ने अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी, ये संरक्षणवादी नीतियों में आता, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक राष्ट्रवाद है। भारत में जो अगर आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो उद्भव है वो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल के समय हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पे पूंजीवाद का विस्तार था उससे ये संबंधित था, जिसमें कि जो अगर पूंजीवाद को देखा जाए तो पूंजीवाद के प्रसार को प्रथम ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जानते हैं, प्रथम वैश्वीकरण के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें कि इसकी जो पूंजीवाद की विस्तार की जो प्रकृति थी वो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी पे आधारित थी। इसमें क्या था कि जो विश्व को पूरे विश्व को यूरोप क्या कर रहा था, निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहा था, और यूरोप जो है पूरे विश्व से जो कच्चे माल का आयात कर रहा था, इसमें भारत भी शामिल था। भारत से कच्चे माल का आयात होता था, भारत में जो है वहाँ से विनिर्मित चीज़ें आती थीं जो कि एक प्रकार से थोपने का कार्य करती थी, और इसने भारत में जो है पूरी इंडस्ट्री को, पूरी जो आपकी जो कच्चे जो इंडस्ट्रीज थी, तमाम जो कच्चे जो छोटे लघु जो MSMEs थी, उस वक्त MSMEs नहीं थी बट मतलब छोटे जो क्षेत्रीय स्तर की इंडस्ट्रीज थी उसको उसने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो 19वीं सदी में जो औपनिवेशिक शासन उसकी आर्थिक आलोचना जो है कई सारे जो लेखकों ने किया है, और अगर देखा जाए तो नकारात्मक आर्थिक परिणामों की सबसे प्रथम अनुभूति जो है राजा राम मोहन राय के लेखन में उजागर की गई थी 1830 में। बाद में भास्कर, पांडुरंग तरखाड़कर, गोविंद विट्ठल कुंटे जिसे भाऊ महाराजन के नाम से जानते हैं, रामकृष्ण विश्वनाथ, इन लोगों ने जो है भारत का आर्थिक शोषण के लिए ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। फिर बाद में जो है 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक आलोचना में राष्ट्रवाद की विचारधारा शामिल हुई, जिसमें कि अगर आप जानते होंगे दादा भाई नेहरू जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट भी दिया, महागोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, GV जोशी, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह जो लोग उन्होंने शामिल किया। उन्होंने जो है भारत के ग्रामीणीकरण और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसकी भी आलोचना की थी, और उन्होंने बताया था कि भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ की भूमिका में आ चुका है, और आश्रित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भारत की स्थिति वर्तमान में उस वक्त बन गई थी। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने भी यहाँ पे इसको पेश किया था, ठीक है। तो ऐसे में अब वो सारी चीज़ें क्या थी, वो जब भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण थी, उस वक्त निर्माण हो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक राष्ट्रवाद से अगर वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्थिक राष्ट्रवाद को न अपनाते हैं तो उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, दुष्परिणाम पड़ सकता है। तो जो उद्योगों का कम श्रम लागत वाले देश है उसकी ओर पलायन करने से विऔद्योगिकरण की जोखिम बढ़ेगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सकता है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का अवसर कम होगा तो जो टेक्निकल प्रोग्रेस होगा वो सीमित हो जाएगा, जो सप्लाई चेन होगी उसमें व्यवधान होगा क्योंकि आयात पर अधिक निर्भरता होगी, विनिर्माण सेक्टर में गिरावट आने से रोजगार के अवसर में कमी आएगी, ठीक। वस्तुओं के लिए जो है विदेशों पर अधिक निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी, और निवेश का स्रोत सीमित होगा तो समृद्धि भी सीमित हो जाएगी। तो ये सारी चिंताएं होती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आर्थिक राष्ट्रवाद से भारत में जो है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। कैसे? आज़ादी के बाद भारत ने कई सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लागू की जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रेरित माना गया। ये नीतियाँ जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा दे सकती हैं। जैसे कि घरेलू उद्योग को सरकार हमेशा जो है बढ़ावा दे रही है, PLI स्कीम्स है, मेक इन इंडिया स्कीम है, इंडिया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, वोकल फॉर लोकल है, ODOP योजना यूपी के लिए, यूपी में जो शुरुआत हुई थी फिर बाद में वैसे पूरे देश स्तर पर लागू हो गई, फिर MSME को लाभ प्रदान करना, ये सारी चीज़ें क्या है कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बातें हैं।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो है भारत हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुधार कर रहा है और भागीदारी भी कर रहा है, जिससे पीएम जो भारत सरकार ने कई बार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, भारतमाला, सागरमाला परियोजना, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, ये सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन में बहुत अधिक मदद कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भारत जो है इस पर अपना फोकस कर रहा है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं, उसको कम करके एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपना करके भारत सरकार जो है रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं में और इन जैसे जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें अपनी कैपेसिटी का लगातार एक्सपेंडेशन कर रहा है। उसको जो मल्टीलेटरल जो आपका साझेदारी उसको मजबूत भी कर रहा है। भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कई सारे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, फिर UAY जिसे उच्चतर आविष्कार योजना, ठीक, इम्प्रिंट योजना, इन सारी योजनाओं से जो है इन पहलों से क्या कर रहा है, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनने में जो है ये मदद कर रही हैं और इस पर भारत जो है लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में आर्थिक राष्ट्रवाद को हमें अपनाने या अस्वीकार करने का निर्णय केवल दो दिशा वाला निर्णय नहीं होता, बल्कि हम इसे जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है इसका निर्णय लेते हैं और ये परिस्थिति के अनुसार लिया जाने वाला निर्णय होता है। भारत के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू उद्योगों को हम लोग बढ़ावा देना है और वैश्विक व्यापार के लिए दरवाजे खुले रखने के बीच में संतुलन भी बनाए रखना है। ये आपका निष्कर्ष बेहतरीन निष्कर्ष है, इसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने पहला आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। दूसरा आर्टिकल पे आते हैं, सुर्खियों में क्यों रहा, कि राज्य सरकारों द्वारा जो ली जाने वाली गारंटियां हैं ये इस पर खबरें बनी हैं। तो RBI द्वारा गठित एक वर्किंग ग्रुप था, उसने राज्य सरकारों द्वारा जो ली जाने वाली गारंटी थी उससे संबंधित मुद्दों और समस्याओं का समाधान पे सिफारिशें की। ठीक है, तो ये इस पर न्यूज में रहा। ठीक, तो राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली गारंटी होती क्या है, थोड़ा सा पहले उसको आप समझो कि अगर आप लोन लेने जाते हो मान लो बैंक में, तो क्या आपको गारंटी देना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ का कि हाँ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में लोन को अगर हम चुका नहीं पाते हैं तो ऐसे में जो है हम ये जो बैंक होता है उन प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लेता है या कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये उसको बेच करके अपना जो है पैसा निकाल लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी तरह से जो गारंटी होता है ऋण वापस करने के लिए स्टेट के ऊपर क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस होता है, कानूनी दायित्व होता है। ठीक है, जो राज्य को ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य करेगा और ऋण का डिफॉल्ट हो जाएगा तो ऐसे में किसी भी जो निवेशक होंगे या ऋणदाता होगा उसको जोखिम से बचाएगा। स्टेट जो है आमतौर पर गारंटी तब मांगता है जब क्या होता है कि जो ऋणी होते हैं डिफॉल्ट होने के जोखिम सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में मतलब जो देखा जाए तो सरल शब्दों में स्टेट गवर्नमेंट जो होता है किसी भी ऋण के बदले गारंटी दे करके ऋण वापस न चुकाए जाने की स्थिति में खुद भुगतान करने के लिए वादा कर लेती है और उसे राज्य सरकार की गारंटी कहा जाता है। ठीक है, अब राज्य सरकार गारंटी किसको लेती है, तो जो सरकारी राज्य के स्वामित्व वाले जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होंगे उनको लेंगी, सहकारी संस्थाओं में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, या राज्य की स्वामित्व वाली जो संस्थाएं ऋण लेती हैं उनके बदले राज्य सरकार जो होती है वो गारंटी देती है। इसी पे जो है एक वर्किंग ग्रुप है RBI का, उसकी एक रिपोर्ट आई है, समस्याओं और मुद्दों का समाधान के लिए सिफारिशें सुनी, इसीलिए जो है ये न्यूज में रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार गारंटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट होने पर उसके लिए गारंटी देने वाला व्यक्ति जो होता है अपना वादा पूरा करता है। इस पर UPSC ने एक बार प्री में शायद सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार किसी चीज़ में सवाल पूछा हुआ है, मैं शायद EPFO के पेपर में पूछा हुआ है, किसी में कहीं सवाल ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना आप लोग। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 292 है उसके तहत क्या है, केंद्र सरकार अपने द्वारा लिए गए जो उधार है उसके लिए गारंटी दे सकती है कि उसे भारत की संचित निधि से चुकाया जाएगा। ये आपको आर्टिकल को ध्यान देना है, लेकिन संसद की निर्धारित सीमाओं के भीतर ये सब चीज़ें होती हैं। वही 293 के अनुसार क्या होता है कि राज्य की संचित निधि की गारंटी पर विधानमंडल द्वारा जो दायरा तय होगा उसके लिए उधार लेगा और उसकी गारंटी देगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब राज्य सरकारें कहाँ लेती हैं इसमें, तो विकासात्मक योजनाएं होंगी या परियोजना उसकी फंडिंग के लिए लेंगी, या राज्य सरकार के जो पब्लिक इंटरप्राइज होंगे, सहकारी संस्थान होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज होंगे, या बैंक होंगे या वित्तीय संस्थान होंगे, उनसे ऋण लेते हैं और उसके बदले में गारंटी देते हैं कि अगर ऋणी जो है संस्थाएं अगर ऋण नहीं चुका पाई तो अपनी सरकार अपनी संचित निधि से ये पैसा उससे वापस लौटाएगी। ठीक, तो ऐसे में जो सरकारी गारंटी का महत्व ये होता है कि संस्थाओं द्वारा शुरू की गई जो परियोजनाएं होंगी उन गतिविधियों में उनमें व्यवहार्यता में सुधार होगा, सामाजिक आर्थिक लाभ भी मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होंगी कम ब्याज दर पे ये फंड जुटाने में सक्षम हो जाती हैं और रियायती ऋण लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्योंकि एक संप्रभु गारंटी होती है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि ऋण लेने में ये सहायता मिलती है।
तो वर्तमान में राज्य सरकार की जो गारंटियाँ दी गई उसकी वर्तमान स्थिति ये है कि 2018 से 21 की अवधि में राज्यवार गारंटी डेटा से मालूम चला कि जो अधिकांश राज्य उसमें गारंटी की बकाया राशि जो है वो जो स्टेट की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GSDP उससे 10% से कम है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में ये बढ़ी है। ठीक, अब देखा जाए तो कुल गारंटी के क्या है कि आपके 4% के बराबर है। कई सारे जो राज्य उसने सब्सिडी कहाँ ऋण लिए हैं, तो डिस्कॉम बिजली सेक्टर के लिए, अपने बिजली क्षेत्र के लिए जो है उसने ऋण लिए हैं। ठीक है, सब गारंटी की सबसे अधिक बकाया वाले राशि वाले राज्यों में सिक्किम है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्रा है, फिर यूपी है 8%। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कृषि, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास जैसे सेक्टर के लिए गारंटी दी है। ये कहीं प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं, ये बस आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है 2-3 चीज़ों पर। जैसे ये आर्टिकल को इसको फोकस कर लो, इसको फोकस कर लो, ठीक है, और इस अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फोकस कर लो, बस इतना ही आपको इसमें बिल्कुल फोकस नहीं करना, ठीक है। बाकी चीज़ों पे ये सभी मेंस के लिए हैं, इसमें कहीं भी प्रीलिम्स के लिए फोकस नहीं करना, इसलिए मैं आपको बताया भी नहीं, ठीक है। मेंस के लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखेंगे आप, बहुत कुछ इसमें है नहीं, बट इसको आपको देखना जरूरी है। अगर आर्टिकल दिए हुए हैं तो इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारी चीज़ों में। तो अगर हम देखा जाए तो राज्य द्वारा अगर कोई गारंटी देते तो उससे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, तो मुद्दे को आपको बस देखना है। राज्य सरकार गारंटी देती है तो बस आपको कुछ कुछ चीज़ें मेंस में ज़्यादा नहीं ध्यान देना, कुछ कुछ जैसे कि अगर नैतिक खतरा है, कभी मान लो गारंटी क्या होती है, समस्याएं भी पैदा कर देती हैं। ठीक, गारंटी अगर मिलने वाला पक्ष क्या करेगा, गारंटी मिल जाती है तो अपने जो दायित्व का पूरा करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि जानता है कि राज्य से गारंटी मिली हुई है, स्टेट से, ठीक है। तो ऐसे में जो होता है कि कई बार गारंटी जो होता है उसे निवेशक जो होते हैं वो बैंक वो भी छानबीन नहीं करते हैं, ठीक, और ये ऋण डूब जाता है। फिर राजकोषीय जोखिम भी होता है, ऐसे गारंटियों की वजह से राजकोषीय स्थिति पर संकट पैदा होता है। राजकोष से अधिक नकदी का भुगतान होगा तो राज्य के वित्त पे बोझ पड़ेगा और सार्वजनिक सेक्टर का उद्यमों का ऋण और राजस्व हानियाँ ये बढ़ती जाती हैं। निजी निवेश में कमी आता है, ठीक, एकरूपता का अभाव होता है कई बार, ठीक। तो कई बार जो है इसमें कि अगर देखा जाए पारदर्शिता और जवाबदेही भी जो होती है वो सब चिंताएं बढ़ाती हैं। गारंटी का मैनेजमेंट जो होता है वो भी कई बार अक्सर कठिन होता है, आमतौर पर इसे बजट घाटे में शामिल नहीं करते हैं, इससे ये भी समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखा जाना चाहिए, ठीक। तो अभी हाल ही में आगे की राह क्या है और वर्किंग ग्रुप ने क्या सिफारिश की है कि गारंटी की हमें परिभाषा को विस्तारित करना है। गारंटी शब्द में सभी वो सारी तरीकों को शामिल करें जिसमें कि राज्य सरकार पे कोई भी अगर ऑब्लिगेशन हो तो वो उसको सृजन कर दे। जैसे कि जोखिम का जब आकलन कर रहे हों तो राज्य की कंपनी या संस्था के बीच में वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन में कोई अंतर न की जाए, ठीक। जिस रूप में गारंटी दी गई उसके स्पष्ट रूप से उसे परिभाषित की जाए। एक समान गारंटी सीमाएं सबके लिए हों। राज्य सरकारें एक वर्ष में तो दी रही हैं। गारंटी शुल्क भी अगर है, राज्य सरकारें क्या कहती हैं कि अगर चाहें तो गारंटी की राशि बनाने के लिए न्यूनतम गारंटी शुल्क भी विचार कर सकती हैं, ठीक। इससे क्या हुआ कि जो मतलब अगर जोखिम वाला अगर लोन होगा तो उस पर कुछ गारंटी होगा तो राज्य सरकार को फायदा भी हो जाएगा। जोखिम का वर्गीकरण करें जिसमें कि उच्च जोखिम वाले, मध्यम जोखिम वाले और कम जोखिम वाले ऋण हो, उनको परियोजनाओं को ये देखा जाए। जोखिम के गारंटी रिडेम्पशन फंड भी हो। जो राज्य सरकार वर्तमान में GRF के सदस्य नहीं उन्हें जल्द से सदस्य बनाया जाए। GRF क्या है तो वो भी आपको देखना है। गारंटी रिडेम्पशन फंड या गारंटी मोचन निधि, ये जो है कि केंद्र सरकार द्वारा CPSE यानी कि जो सेंट्रल रूप से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनको, उन वित्तीय संस्थानों को गारंटी के मतलब वापस चुकाने के लिए, मतलब गारंटी का वापस चुकाने के लिए भारत के लोक लेखा संगत जो है GRF का गठन किया गया है। यानी कि जो गारंटी रिडेम्पशन फंड, ये आर्थिक मामलों का विभाग इसका गठन करता है, ठीक। और इसमें जो है देखा जाए तो बजट के समय ट्रांसफर टू गारंटी रिडेम्पशन फंड के तहत अनुदान की मांग कर इसकी फंडिंग की जाती है, ठीक। तो जो राज्य जो है GRF सदस्य ने उन्हें जल्दी से जल्दी सदस्य बनाया जाए और मानकों का प्रकटीकरण हो, ठीक है। डेटा जो है वो उसको स्पष्ट किया जाए, ठीक, राज्य सरकारें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे बताया गया है। अभी अगर देखा जाए तो गारंटी के मामले में भारत सरकार के दिशा निर्देश कुछ आए थे 2022 में, जिसमें बताया गया था कि गारंटी में केवल जो मूल धनराशि है और जो लोन है उसके जो है जो लोन चल रहा अंतर्निहित ऋण है उसके ब्याज के लिए गारंटी दी जाएगी, ठीक है। FRBM एक्ट 2003 में जो वित्तीय वर्ष 2004-05 से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में गारंटी जो होता है वो GDP के 0.5% से ऊपरी सीमा जो है उसके लिए निर्धारित की गई है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। FRBM एक्ट में 2003 में 2004-05 से किसी भी वित्तीय वर्ष में जो गारंटी है वो GDP के 0.5% की ऊपरी सीमा इस पर निर्धारित करी गई, यानी कि इसके ऊपर ही ये ऊपरी सीमा है, ठीक है। अगर किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में ये सीमा पार होगी तो वित्त मंत्री को संसद के दोनों सदनों में इस पर बयान देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है FRBM एक्ट में, ठीक। जो बाहरी एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरोविंग होता है इसके लिए कोई गारंटी नहीं दी जाती है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है।
ये पूछ सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। ऋणदाता द्वारा अगर कोई शर्त लगाई जा रही तो राज्य सरकार परियोजना के ऋण का 80% हिस्से के लिए गारंटी नहीं देगी। अगर कोई गारंटी दी जाती है तो फिर किसी अन्य एजेंसी को इसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हालांकि वित्त विभाग से मंजूरी लेकर ऐसा किया जा सकता है। निजी सेक्टर की जो कंपनियां संस्थाओं को कोई सरकारी गारंटी नहीं दी जाएगी। गारंटी देते समय सरकार उचित शर्त तय कर सकती है जैसे गारंटी की अवधि वगैरह के लिए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, प्रीलिम्स में सवाल इस पर फंस सकता है। ठीक है, ये बात को आप नोट कर लेना। तीसरा वाला आर्टिकल आता है भारत का बीमा सेक्टर। अब आता है तीसरा वाला आर्टिकल भारत में बीमा सेक्टर। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया सुर्खियों में क्यों रहा? वित्त संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति उसने लोकसभा में बीमा सेक्टर के प्रदर्शन की समीक्षा की और उस पर रेगुलेशंस की जो है एक रिपोर्ट जो है यहाँ पे प्रस्तुत की। तो बीमा सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट इसलिए GS3 में डायरेक्ट इस पर सवाल एक बार बने हुए हैं, 2 बार बने हुए मेंस में, और डायरेक्ट सवाल बना है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये संसदीय समिति की सिफारिश आई है, कुछ रिपोर्ट आई है, तो इस पर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो बीमा पहुंच की बात की जाती है कि जो GDP की तुलना में बीमा प्रीमियम कितना परसेंटेज है उसके जो है यहाँ पे बीमा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन उसको बोलते हैं। और बीमा घनत्व ये होता है कि बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का जो रेशियो होगा वो बीमा प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हैं। तो बीमा सेक्टर की स्थिति पर नज़र इस रिपोर्ट में बताई गई है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 2001-2 में 2.71% थी और ये बढ़ करके 4.2% हो चुकी है। इंश्योरेंस डेंसिटी जो था वो 2001-2 में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो $91 हो चुका है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। बीमा व्यवसाय में 2021 में अगर देखा जाए तो वैश्विक बीमा बाजार है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो वैश्विक बीमा कारोबार में 10वें स्थान पे है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये UPPCS में एक बार का सवाल बना हुआ है स्थान जो है बीमा कारोबारी का। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारतीय बीमा सेक्टर में जो अगर सबसे अधिक हिस्सा है किसका, तो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट का है। इसमें कुल टोटल प्रीमियम में जो भागीदारी है वो 76% की है। भारत में अगर बीमा सेक्टर का अगर रेगुलेशन देखा जाए तो बीमा एक्ट है 1938, इसके तहत बीमा व्यवसाय पे कामकाज के लिए ये जो है विधायी फ्रेमवर्क बनाया गया था। और ये क्या करता है कि बीमा कंपनी उसके पॉलिसी धारक को, शेयर धारक को और रेगुलेटर को उसके बीच का संबंध जो उसको रेगुलेट करता है। और इरडाई, ठीक है, भारतीय बीमा और विनियामक और विकास प्राधिकरण जो एक वैधानिक निकाय है, नोट कर लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैधानिक निकाय पूछ सकता है। ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया जो 1999 में आया। करता क्या है कि बीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन और प्रसार और उसकी जो वृद्धि इसको सुनिश्चित करता है। कंपनी बीमा को प्रमाणित कौन करता है? इरडाई करता है। पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करता है। विवादों का निपटारा भी यही करता है। एक बीमा प्रभाग है, इंश्योरेंस डिवीजन है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो अभी ये जो इसमें ये सारे एक्ट हैं इसका रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और यही जो इसके प्रशासन और नीति इस पर बनाता है। इस समिति में जो है कुछ समस्याएं रेखांकित की गई हैं और प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। कौन कौन सी समस्याएं की गई हैं? तो सूक्ष्म बीमा वितरण, ठीक है, सूक्ष्म बीमा वितरण जो मापदंड है उस पर समस्याएं दी गई हैं कि इंस्टॉलमेंट का छोटा आकार और लेन देन और सेवा की जो वितरण की उच्च लागत है ये एक बड़ी समस्या है। और बीमा के बारे में जानकारी का अभाव भी है। कई सारे इंटरमीडिएटरीज का जो आकर्षित करने का व्यवसाय का जो मॉडल है वो भी नहीं है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि समाज के जो कम आय वाले हैं, कमज़ोर वर्ग, उसके बीच में वित्तीय संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नए किफ़ायती सूक्ष्म बीमा प्रोडक्ट को तैयार करने की आवश्यकताएँ हैं। और न्यूनतम जो है इसमें लघु बीमा कंपनियों को बढ़ावा दी जाए। सरकार से न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की जो पूंजी वाली जो है इसके लिए आधार पूंजी जो है 100 करोड़ रुपए से न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कम करने की सिफारिश की गई ताकि जो है छोटे छोटे लघु बीमा कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे सिफारिशें की गई हैं। ज्वाइंट लाइसेंसिंग की बात की गई है कि अलग अलग बीमा के लिए जो ज्वाइंट लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं दी गई है। वर्तमान समय में क्या होता है कि एक ही बीमा कंपनी जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और कई सारे कार्य नहीं कर सकती है, तो ये भी एक समस्या है। तो ऐसे में कंपोजिट लाइसेंसिंग की अनुमति देना चाहिए और ये जैसे बीमा कंपनियां जीवन बीमा, अन्य बीमा उत्पाद दोनों एक साथ पेश करेंगी और लागत भी और अन्य चीज़ें भी यहाँ पे इसमें कम होगा और जागरूकता की वृद्धि होगी और क्लेम निपटारे में भी ज़्यादा तेज़ी आएगी। स्वास्थ्य बीमा की बताई गई है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो 30% आबादी है स्वास्थ्य हेल्थ बीमा से वंचित है और इसे जो है मिसिंग मिडिल कहा जाता है। बीमा स्वास्थ्य जो इसमें बिना स्वास्थ्य बीमा वाली जो कवर वाली आबादी होती है इसको मिसिंग मिडिल कहा जाता है। तो ऐसे में सरल और स्टैंडर्ड स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट को तैयार करना चाहिए।
जो सरकारी डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको साझा करना चाहिए और हमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आंशिक वित्त पोषण जैसे कदम को उठाना चाहिए ताकि जो है फाइनेंस किया जा सके और स्वास्थ्य बीमा की जो है स्थिति को मजबूत किया जा सके। जो पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनी, उसका प्रदर्शन के लिए अगर देखा जाए तो कंपनियों के पास पूंजी भी नहीं है और इंसॉल्वेंसी का रेशियो भी कम है। ऐसे में इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाना चाहिए। इससे पूंजी और प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कंपनियों की जो कॉम्पिटिटिवनेस है यानी प्रतिस्पर्धात्मकता है उसमें सुधार होगी बीमा कंपनियों की। सरकारी बीमा योजनाओं में एक समस्या है कि क्लेम के निपटारे की प्रक्रिया में विलंब होता है और उच्च प्रीमियम दरी समस्याएं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में क्लेम की जो निपटारे उसमें तेजी लाया जाए, उसके लिए प्रभावी तंत्र बनाना जरूरी है और प्रीमियम को वहनीय बनाना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। ऐसे में कुछ अन्य सिफारिशें भी की गई हैं जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हो। तो जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बीमा सुरक्षा की आवश्यकता और लाभों के बारे में हमें बड़े स्तर पे जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, ओपन आर्किटेक्चर बनाना चाहिए बीमा एजेंटों के लिए ताकि बीमा एजेंट जो है एक साथ कई सारी बीमा कंपनियों के साथ जुड़ सकें। इससे वित्तीय समावेशन में सुधार होगा और बीमा कवरेज की लागत भी यहाँ पे कम हो पाएगी। जीएसटी में जो है यहाँ पे बताना चाहिए कि बीसी बीमा प्रोडक्ट्स जो है विशेष रूप से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी का जो रेट है उसको तर्कसंगत करना चाहिए। 18% है, इसको कम करना चाहिए। क्लेम नहीं की गई पॉलिसीज़ में आरबीआई क्या कर सकती है, उद्गम जैसी एक केंद्रीय पोर्टल बना करके जो है बड़ी संख्या में जो भी क्लेम नहीं की जा रही हैं बैंकों में जमा धनराशि उसका विवरण उपलब्ध है। ऐसे में इसको जो है अनक्लेम्ड जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। पूंजी की आवश्यकता के लिए जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत सरकार की ओर से आरबीआई जो है बीमा कंपनियों द्वारा निवेश के लिए 50 वर्षों तक जो है ऑन ट्रैप बॉन्ड जारी कर सकती है। इस वर्तमान में इन बॉन्ड की स्थिति क्या है, 40 वर्ष है, तो इसको बढ़ा करके 50 वर्ष कर सकती है। तो ऐसे में कुछ ये सिफारिशें जो हैं बीमा सेक्टर में आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि कहाँ सवाल बन सकता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है भारत में कार्ड नेटवर्क। सुर्खियों में क्यों रहा कि आरबीआई ने एक कार्ड नेटवर्क को बिजनेस कार्ड का जो उपयोग था उसके लिए उपयोग करने के लिए जो अनाधिकृत भुगतान था, अनऑथोराइज पेमेंट था, उसको रोकने का आदेश दे दिया। आरबीआई ने कहा कि उस कार्ड नेटवर्क ने जो व्यवसाय के जो उन संस्थाओं को भुगतान करने की अनुमति दी थी जो कार्ड से भुगतान स्वीकार करने और लेन देन के लिए अनधिकृत नहीं है और वे केवाईसी मानदंड का पालन भी नहीं कर सकते, यानी उसने जो है मानक और नियमों के विरुद्ध जाकर उसने काम किया। ऐसे में जो है भुगतान रोकने का आदेश जो है कार्ड नेटवर्क को जो है आरबीआई ने दे डाला। ठीक है, अब ये जो ध्यान देना कि उस मामले में जो इंटरमीडिएटरीज थी उसने एक खाते में अधिक मात्रा में धनराशि जमा की जो क्या कर रही थी, भुगतान और निपटान प्रणाली के एक्ट के तहत जो है एक डेजिग्नेटेड खाता था भी नहीं। तो ये पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट के तहत, सिस्टम एक्ट के तहत एक खाता डेजिग्नेटेड नहीं था, निर्दिष्ट खाता नहीं था। ऐसे में यहाँ पे भुगतान की गई। तो ये न्यूज में रहा भारत में कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क होते क्या है कि अलग अलग व्यापारियों के पास जो होता है वस्तुओं सेवाओं के भुगतान के लिए पेमेंट मोड के रूप में उपयोग करना और नकदी के लेन देन से बचने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, सरल शब्दों में देखें तो कार्ड नेटवर्क जो है उसको कार्ड एसोसिएशन या क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क के रूप में जानते हैं। इसमें पेमेंट के लिए कार्ड से लेन देन की सुविधा होती है और मतलब ये नेटवर्क कार्ड नेटवर्क ही ये नियंत्रित करते हैं कि कार्ड का उपयोग कौन, कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक, तो कई बार क्या होते हैं कार्ड नेटवर्क जो होंगे वो डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के साथ समझौता भी कर लेते हैं और कुछ ग्राहकों को, बैंकों को, व्यापारियों को आपस में जोड़ते हैं ताकि जो है लेन देन सुचारू हो सके। और जो ये जो व्यवसायों से कुछ शुल्क लेते हैं जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कार्ड जारी करता कौन होगा, आमतौर पर बैंक ही जो होता है वो ग्राहकों को जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का चयन का नेटवर्क करते हैं। ग्राहकों के पास खुद से नेटवर्क चुनने का विकल्प बहुत कम होता है। ठीक, ये भी बात है। तो भारत में जो कार्ड नेटवर्क अगर देखा जाए तो भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क जो है उसकी संख्या 5 है। जैसे वीज़ा है, वीज़ा कार्ड आपके पास होगा। ठीक है, मास्टर है, फिर रुपे है और डायनर्स क्लब है और अमेरिकन एक्सप्रेस है। रुपे जो भारत क्या है, स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है और इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वैश्विक पेमेंट मार्केट में भारत के प्रवेश के लिए शुरू किया गया है। ठीक, ये बातें हैं। अच्छा, अभी जो है डेबिट कार्ड के सेगमेंट में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बैंक खाता खुलवाओगे, आप जानते होंगे कि आप अगर तुरंत आप बैंक खाता खुलवाओगे, अगर आप तुरंत डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा या जो अन्य कार्ड्स होंगे उसके मुकाबले जो है रुपी कार्ड आपको अधिकतर मिलता है, जिसमें 70 करोड़ कार्ड जो हैं ये हिस्सेदार यहाँ पे अभी जारी किए भी गए हैं। और जो पीएम जनधन योजना था उसमें तो लगभग सभी कार्ड जो है ये रुपे कार्ड ही जारी किए गए थे। जो कि क्रेडिट कार्ड के बाज़ार में देखा जाए तो वीज़ा और मास्टर कार्ड का दबदबा है। भारत के पास जो है दोनों के पास भारत में लगभग 90% क्रेडिट कार्ड का स्वामित्व है। ठीक है,
तो एनपीसीआई के बारे में भी जानेंगे, लेकिन भारत में जो ई कार्ड जो नेटवर्क इकोसिस्टम का रेगुलेशन कौन करता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी जो रेगुलेटर है वो कौन है, आरबीआई है। ठीक, ये प्राइमरी जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है। आरबीआई जो है पेमेंट और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत क्या होता है, कार्ड नेटवर्क के देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है, और गवर्न करने के लिए कानून है पीएसएस एक्ट 2007 ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेमेंट सिस्टम को एक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, जिसमें भुगतान करने वाले और जो लाभार्थी उसके बीच में पेमेंट लेन देन को समझा बनाती है, इसमें कि क्लियरिंग, भुगतान और निपटान सेवा शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं है, इस परिभाषा में ध्यान देना है इसमें। ठीक है, इसमें क्रेडिट कार्ड लेन देन, डेबिट कार्ड लेन देन, स्मार्ट कार्ड लेन देन, जो कैश ट्रांसफर, ठीक है, इस प्रकार के लेन देन का होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं होता है इस परिभाषा में, इसको नोट करना है आपको। तो ऐसे में आगे की राय यह है कि जो सफल घरेलू भुगतान नेटवर्क है उसके विकास, भारत में उसकी सफलता सुनिश्चित करने हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उचित रेगुलेशन होना चाहिए, और यूजर और व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए कई सारे जो नेटवर्क उसको मजबूत दूरसंचार नेटवर्क और कंज्यूमर एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, तो जो ये सुर्खियाँ रही इसमें पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे से जो होते हैं अलग होते हैं। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ई कॉमर्स साइट पे व्यापारियों को, ग्राहकों को अलग अलग प्रकार के जो भुगतान का इंस्ट्रूमेंट स्वीकार करने की सुविधा देती हैं, और होता क्या है कि ये इससे आसानी से भुगतान हो जाता है। लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं वो पेमेंट गेटवे से अलग होते हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे में फंड मैनेजमेंट के लिए बिना किसी भागीदारी के पेमेंट लेने की सुविधा बनाने के लिए केवल क्या होता है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। ये पेमेंट गेटवे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देगा कि पेमेंट हो जाए, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि वो भुगतान इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करने की सुविधा देती है, जिसमें क्या होता है कि अपनी अलग अलग भुगतान प्रणाली को जो है आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, जैसे कि जस्ट पे, जोहो और डिसेंट्रो को जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से अनुमति भी मिल गई है। ठीक, और पेमेंट एग्रीगेटर क्या करते हैं, ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं और फिर व्यापारियों को ट्रांसफर कर देते हैं। और पेमेंट गेटवे क्या होता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ये पेमेंट के लिए, मतलब ठीक है, ये चीज़ें हैं बिना किसी भागीदारी के, ये भागीदारी नहीं करते। पेमेंट एग्रीगेटर भागीदारी करते हैं, क्योंकि ये ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर इसके बाद व्यापारियों को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो है फंड मैनेजमेंट में बिना किसी भागीदारी के, यानी कोई भागीदारी इसमें नहीं होती है, सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ये इससे पेमेंट होता है पेमेंट गेटवे से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में। तो आपको इसमें न्यूज भी ये है कि जस्ट पे, जोहो और डिसेंट्रो को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस मिल गई है आरबीआई से। इसमें जानना है आपको एनपीसीआई के लिए, प्रीलिम्स के लिए। एनपीसीआई जो है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है। ध्यान देना, इसका उद्देश्य क्या है कि मजबूत भुगतान और निपटान इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। ठीक, इसे गैर लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। अब इसने जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट विकसित किया, तो आईएमपीएस किया, इसको मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको मैं पढ़ा रहा था कैश ट्रांसफ़र में, तो पिछले क्लासेस में पिछले मंथ की मैगजीन में आईएमपीएस पढ़ाया था। नेक्स्ट शुरू किया है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम शुरू किया, और यूपीआई का जो है शुरुआत इसने जो है एनपीसीआई ने ही की है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 4 आर्टिकल्स को देखा, कल की क्लास में भी 4 आर्टिकल देखेंगे, आपका इकोनॉमिक्स वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसके बाद इन्वायरमेंट के सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। जल्दी ही मैगजीन खत्म हो जाएगी और हम मार्च की मैगजीन को भी शुरुआत करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखें, धन्यवाद।